नमस्कार। आज बात एक ऐसी घोषणा की जिसने टेक की दुनिया में और खास तौर पर भारत के आईटी इकोसिस्टम में समझिए कि एक भूचाल ला दिया। अमेरिका का H-1B वीजा और उस पर $100,000 की नई फीस। आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है ये फीस, क्यों लगाई गई और सबसे जरूरी, इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है। H-1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, मतलब ये स्थायी नागरिकता का रास्ता नहीं है। शुरू में ये अमेरिकी कंपनियों को इजाजत देता है कि वो खास तरह की नौकरियों के लिए, जिनमें स्पेशल स्किल्स या डिग्री चाहिए, जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिसिन वगैरह, उन नौकरियों के लिए विदेश से कर्मचारी ला सकें। आमतौर पर ये वीजा मतलब शुरू में 3 साल के लिए मिलता है और फिर इसे 3 साल और यानी कुल 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और भारत के लिए ये बहुत अहम है, खासकर हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां इसका काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। अंदाज़ा है कि करीब 70% से ज़्यादा H-1B वीज़ा हर साल भारतीयों को ही मिलते हैं। 19 सितंबर 2025 को खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश साइन किया जिसके तहत 21 सितंबर 2025 से जो भी H-1B वीजा का नया आवेदन होगा उस पर $1,00,000 की फीस लगेगी। मतलब करीब 80 से 90 लाख रुपए। और बस ये खबर आती जैसे अफरा तफरी मच गई, बहुत कंफ्यूजन फैल गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि ये फीस एक बार देनी है या हर साल। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या ये उन लोगों पर भी लागू होगी जो पहले से H-1B पर अमेरिका में है। क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स कुछ ऐसी थी ना, है ना, कि शायद सालाना हो, शायद पुराने लोगों पर भी असर पड़े। और इसका नतीजा जबरदस्त घबराहट। खबरें आईं कि माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने H-1B कर्मचारियों को कहा कि भाई जल्दी अमेरिका वापस आ जाओ या देश छोड़कर मत जाओ अभी। एनडीटीवी ने तो रिपोर्ट किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया वापस आने के लिए। एयरपोर्ट्स पर भागा दौड़ी, चिंता का माहौल बन गया। लेकिन फिर कुछ घंटों या एक दिन बाद व्हाइट हाउस से सफाई आई। उनकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने आकर स्थिति साफ की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने 3 मुख्य बातें कही। पहली कि ये फीस सिर्फ नए आवेदनों के लिए है। दूसरी, ये फीस एक मुश्त है, यानी वन टाइम है, सालाना नहीं। और तीसरी बात कि ये उन पर लागू नहीं होगी जो पहले से H-1B वीजा पर है या जो अपना वीजा रिन्यू करवा रहे हैं। तो इससे थोड़ी शांति जरूर मिली होगी, लेकिन वो जो शुरुआती शौक था उसने चिंता तो पैदा कर ही दी थी। और इस पूरी कवायद को एक नाम भी दिया गया, प्रोजेक्ट फायरवॉल। बताया गया कि इसका मकसद अमेरिकी नौकरियों को बाहरी लोगों से बचाना है, एक तरह की दीवार खड़ी करना। अमेरिकी प्रशासन का तो सीधा कहना है कि ये कदम अमेरिकी कामगारों के हित में है, उनकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए। उनका आरोप है कि कंपनियां H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल कर रही थीं, मतलब अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर उनकी जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारी रख रही थीं। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, उनका बयान भी आया कि अब कंपनियों को विदेशियों को लाने की बजाय अमेरिकियों को ट्रेनिंग देनी होगी। ये सब उनकी जो बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन पॉलिसी है उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। जहाँ सरकार ये कह रही है, वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप के कुछ समर्थक जो शायद पहले इस फीस से बड़े खुश हुए होंगे, वो बाद में जब ये सफाई आई कि ये सिर्फ नए लोगों के लिए है और एक मुश्त है, तो वो नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड्स चले, जैसे टाको, मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि ट्रंप पीछे हट जाते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात, कुछ खबरें ऐसी भी आईं कि कुछ चरमपंथी समूहों ने ऑनलाइन भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया, नस्लवादी बातें कहीं और कथित तौर पर उनकी फ्लाइट टिकट बुकिंग में भी बाधा डालने की कोशिश की। इसे ऑपरेशन क्लॉग द टॉयलेट जैसा कुछ भद्दा नाम दिया गया। ये दिखाता है कि अमेरिका के अंदर भी इस पर कितनी अलग अलग और तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। और देखिए, सिर्फ समर्थक या विरोधी ही नहीं, अमेरिका के अंदर ही इस नीति की बहुत आलोचना भी हो रही है। बड़े बड़े टेक लीडर्स जैसे एलोन मस्क और कई एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा। उनका तर्क है कि इससे अमेरिका की इनोवेशन करने की, यानी नई टेक्नोलॉजी और आइडिया लाने की क्षमता कमजोर होगी, क्योंकि अमेरिका खुद उतने स्टेम ग्रेजुएट यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स वाले पैदा नहीं करता जितनी की जरूरत है। इसलिए उसे बाहर के टैलेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। एक जाने माने भौतिक विज्ञानी है मिशियो काकू, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि H-1B के बिना तो सिलिकॉन वैली होती ही नहीं। और आलोचक ये भी कह रहे हैं कि ये फीस असल में एक तरह का टैरिफ है, एक टैक्स है, जो आखिरकार अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही चोट पहुंचाएगा
और ये भी माना जा रहा है कि इस पर कानूनी केस जरूर होंगे। इसका तात्कालिक असर मतलब फौरन क्या देखने को मिला? शेयर बाजार पर तो काफी असर हुआ सुना। जैसे ही शुक्रवार 22 सितंबर को बाजार खुला, आईटी स्टॉक्स एकदम से नीचे गिरे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा गिर गया। बड़ी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनके शेयर 3% से लेकर 6% तक टूट गए। टेक महिंद्रा करीब 6% गिरा, इन्फोसिस 4.5% और जो मिड टियर आईटी कंपनियां हैं उन पर तो असर और भी ज्यादा था। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ एक दिन में आईटी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 82,000 करोड़ से 85,000 करोड़ रुपए कम हो गई। के अलावा वो जो इंसानी पहलू था, जो घबराहट, जो अनिश्चितता कर्मचारियों में फैली, हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले बात की, लोगों की यात्राएं रुकी, परिवारों में चिंता फैली, नौकरी जाने का डर, खासकर वो लोग जो भारत में थे उन्हें अचानक सब छोड़कर भागना पड़ा। ये सिर्फ पैसों का नहीं, एक इमोशनल झटका भी था। अब जरा इसके थोड़े गहरे असर पर बात करते हैं। भारतीय आईटी सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? लागत बढ़ेगी, ये तो साफ है। हर नए H1B वीजा पर $1 लाख, मतलब कंपनियों के मुनाफे पर जबरदस्त दबाव, जिसे हम मार्जिन प्रेशर कहते हैं। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इससे मार्जिन 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो सकते हैं। मतलब मुनाफे में सीधे सीधे 1 से 2% की कमी। 1-2%, ये तो आईटी कंपनियों के लिए काफी मायने रखता है। खासकर उनकी उस मॉडल के लिए जहां वो कर्मचारियों को क्लाइंट की जगह यानी अमेरिका भेजकर काम करवाते थे, जिसे ऑन साइट मॉडल कहते हैं। ये फीस उस मॉडल को कई मामलों में बहुत महंगा बना देगी। शायद कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए तो संभव ही ना रहे। और कुछ कंपनियां तो अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर भी है ना, कमाई के लिए। एम्फासिस जैसी कंपनी अपनी 82% कमाई अमेरिका से करती है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स 81%, LTI माइंडट्री 75%, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां भी 60-62% रेवेन्यू अमेरिका से ही लाती हैं। तो इन पर तो जाहिर है दबाव ज्यादा होगा। हाँ, हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि H1B वीजा पर सबसे ज्यादा निर्भर टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट में एम्फासिस का नाम नहीं है। फिर भी शेयर ज्यादा गिरा। बाजार को ये डर है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर आउटसोर्सिंग पर और भी सख्त नियम आ सकते हैं। तो इस डर और बढ़ती लागत के जवाब में कंपनियां कर क्या रही हैं? मतलब उनकी रणनीति क्या बदल रही है? एक तो जोर इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा काम भारत से ही किया जाए, यानी ऑफशोरिंग बढ़ाई जाए। दूसरा, अमेरिका में ही लोकल लोगों को नौकरी पर रखने पर जोर बढ़ रहा है। वैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां ये पहले से ही कर रही हैं। उनके अमेरिकी वर्कफोर्स का काफी बड़ा हिस्सा 50 से 80% लोकल ही है। और तीसरा, ऑटोमेशन और AI का इस्तेमाल बढ़ेगा ताकि कम लोगों से ज्यादा काम लिया जा सके। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा यानी रेमिटेंसेस पाने वाले देशों में है, सालाना $100 बिलियन से भी ज्यादा। और अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर H1B कम होते हैं, लोग कम जा पाते हैं, तो इस रेमिटेंस पर असर पड़ सकता है। और दूसरी बात, आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी में करीब 7-8% का योगदान देता है। तो अगर आईटी एक्सपोर्ट धीमा होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है। हमने देखा भी कि इस खबर के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो असर काफी व्यापक है। और इसने भारत में वो पुरानी बहस फिर से छेड़ दी है, ब्रेन ड्रेन बनाम ब्रेन गेन। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये भारत के लिए अच्छा हो, जैसे नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत या जोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू। इनका मानना है कि इससे भारत का अपना टेक सेक्टर मजबूत होगा। उनका तर्क है कि टैलेंट अब भारत में रुकेगा या वापस आएगा। कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश करेंगी, खासकर उन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs में। ये बड़ी विदेशी कंपनियों के अपने ऑफिस होते हैं भारत में, जो यहीं से उनका ग्लोबल काम करते हैं। तो क्या ये वाकई भारत के लिए एक मौका बन सकता है? देखिए, ये एक संभावना तो है। GCCs भारत में वैसे भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये नीति शायद उन्हें और बढ़ावा दे। कंपनियां सोच सकती हैं कि अमेरिका में महंगा कर्मचारी रखने से अच्छा है भारत में अपना सेंटर खोलें। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अमेरिका जाके काम करने से जो अनुभव मिलता है, जो ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, उसमें कमी आ सकती है। नॉलेज ट्रांसफर शायद धीमा हो जाए। तो ये कहना कि ये पूरी तरह ब्रेन गेन ही होगा, ये शायद जल्दबाजी होगी। वैसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि विदेशी निर्भरता भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और आत्मनिर्भरता ही रास्ता है। तो क्या पता ये नीति अनजाने में उसी दिशा में एक धक्का दे दे। तो अब आगे क्या?
कंपनियां इस स्थिति से कैसे निपट रही हैं ये तो हमने बात की, लेकिन क्या कोई और खतरा भी मंडरा रहा है? कंपनियां तो जैसा हमने कहा एडजस्ट कर रही हैं। ऑफशोरिंग, लोकल हायरिंग, नियरशोरिंग यानी पास के देशों जैसे कनाडा, मेक्सिको से काम करवाना और हाई वैल्यू सर्विसेज पर फोकस करना। जीसीसीज का विस्तार भी एक अहम रणनीति है। अनुमान है कि 2030 तक भारत में जीसीसी सेक्टर $100 बिलियन का हो सकता है और करीब 28 लाख नौकरियां पैदा कर सकता। ये एक उम्मीद की किरण है। लेकिन एक और बादल भी मंडरा रहा है क्षितिज पर। एक प्रस्तावित कानून है अमेरिका में, यूएस हायर एक्ट। ये अभी कानून बना नहीं है, ध्यान रहे, लेकिन अगर ये पास हो गए तो ये H-1B फीस से भी कहीं बड़ा झटका साबित हो सकता है भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए। इस प्रस्तावित कानून में ये है कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी अपना काम अमेरिका से बाहर किसी विदेशी कर्मचारी या कंपनी को आउटसोर्स करती है तो उस पर 25% टैक्स लगे। अब सोचिए, भारतीय आईटी कंपनियों का तो पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर आधारित है कि वो अमेरिकी क्लाइंट से काम लेकर भारत में करती हैं। और इसके अलावा H-1B वीजा की लॉटरी सिस्टम को बदलकर सैलरी आधारित करने का भी प्रस्ताव। मतलब ये कि वीजा उसे मिलने की संभावना ज्यादा होगी जिसकी सैलरी ज्यादा होगी। इससे कम सैलरी वाली जो एंट्री लेवल नौकरियां होती हैं उनके लिए वीजा मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे और चुनौतियां आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये H-1B वीजा फीस सिर्फ एक फीस का मामला नहीं है, ये अमेरिका की नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इसके असर बहुत गहरे हैं और दूर तक जाने वाले हैं। वो जो शुरुआती झटका लगा, कंफ्यूजन हुआ, बाजार गिरा, उसके बाद अब फोकस इस बात पर है कि कंपनियां और सरकार इससे कैसे निपटते हैं, कैसे अनुकूलन करते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना कैसे करते हैं। यूएस हायर एक्ट जैसी चीजें अगर हकीकत बनती हैं तो तस्वीर और बदल सकती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। क्या ये अमेरिकी नीति, जैसा कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं, अनजाने में भारत के अपने टेक उद्योग को मजबूत करेगी, एक तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगी, या फिर ये ग्लोबल टैलेंट के आने जाने में, ज्ञान के आदान प्रदान में एक स्थायी बाधा बन जाएगी जिसका नुकसान शायद लंबे समय में सबको हो? ये एक बड़ा सवाल है। एक ऐसा सवाल जिस पर आने वाले महीनों और सालों में सबकी नजरें बनी रहेंगी। निश्चित रूप से। Don't forget to subscribe our channel and hit the like button.